स्टैंडर्ड 8 के फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं हम। एक्चुअल में ये चैप्टर कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट हाफ सेक्शन जो है वो ये डिफाइन करता है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाना चाहिए और हिस्ट्री का एक्चुअल में एग्जिस्टेंस, कैसे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट बन गया और इसे कैसे हम पढ़ सकते हैं, मतलब वेज बताया गया और हिस्ट्री की एक्चुअल में एक आइडेंटिटी बताई गई कि एक हिस्ट्री है क्या। ऑफ कोर्स एक हिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं ना, हाउ व्हेन एंड व्हाई, कब कैसे कहाँ, एग्जैक्टली यही चीजें पढ़ती हैं और इन चीजों को मेमोराइज करने के लिए एक पर्टिकुलर डेट से हम इसे लिंक करके पढ़ते हैं। सिंपल, एक हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में यूजुअली हम करते क्या है, हिस्ट्री से यूजुअली आप जो देखेंगे तो आप लोग हम ये समझते हैं कि हिस्ट्री, व्हाई वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री, है ना। एक्चुअल में हिस्ट्री सोशल स्टडी का एक ब्रांच है हिस्ट्री। क्लियर? ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट क्यों पढ़ रहे हैं, पास्ट जो हो चुका इट्स ओके। दूसरी पढ़ते हैं सिविक्स, क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ सिविक्स पढ़ना जरूरी, ये पास्ट नहीं है, ये तो पॉलिटिकल एटीट्यूड है जो हमें समझना चाहिए। हमारे राइट्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। क्लियर? लॉज एंड ऑर्डर एवरीथिंग वी कैन कम टू नो ओनली बाय स्टडिंग civics only. And the next phase, that is next part of history is what? That is geography. वोल्केनिक इरप्शंस, सुनामी, जितने भी सारे इवेंट्स हैं जो अर्थ से रिलेटेड इवेंट है, जो जियो से रिलेटेड है, जितने भी प्लेट्यूज हैं, ये रीजंस भी टेक्निकली हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स है इसमें, टेक्निकल एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो चीज़ें समझ में आती, ये दोनों चीज़ें समझ आती है। बट व्हाट इज द यूज ऑफ हिस्ट्री, क्यों पढ़ना है एक्चुअल में, या फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक्चुअल में इंपॉर्टेंस पर अगर डिस्कस किया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज को ब्रीफ करूंगा कि किस टाइप का कंपैरिजन है, कैसे कंपेयर कर रहे हैं, क्या ये कंपेरिजन गुड और बैड का है, क्या ये कंपैरिजन पास्ट से अभी प्रेजेंट का है, हाँ ये पास्ट से अभी प्रेजेंट का है। तो खैर, कम बैक टू द पॉइंट, हिस्ट्री में होते क्या है, हिस्ट्री में डिबेट्स यही हो रही है, किन राजा को कौन से क्राउन्स मिले, है ना, कहाँ के क्राउन्स मिले, कितने ड्यूरेशन तक था वो वहां का राजा, क्या क्या उसने, कितने लॉज एंड ऑर्डर्स बनाए, यही से पढ़ना है, या फिर बहुत सारे बैटल्स, यही पढ़ना होता है हिस्ट्री में हमें। लेकिन ये सारी चीजें आप कैसे कह सकते हैं कि एक पास्ट में है, ये आप तभी कह सकते हैं जब तक कि ये एक टाइम से लिंक ना हो पाए, है ना। बिना टाइम से लिंक किए हुए आप चीजों को पास्ट में भेज ही नहीं सकते कि हाँ आपने परसों ये, मतलब लेट्स सी कि आपने गए हुए मंडे में ये कपड़े पहने थे, या फिर हमने बर्थडे पार्टी इस दिन अटेंड किया था, या फिर मैं अपने पुराने दोस्त से इस साल मिला था। तो ये सारी चीजें टाइम के रेस्पेक्ट में, और इतनी ही नहीं, इस वर्ल्ड में जितने भी इवेंट हो रहे हैं छोटे या बड़े, वो सभी बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, टाइम से बाहर कुछ नहीं। इवन आप सोचते हैं तो वो टाइम के अंदर होता है। तो अब आप बोलोगे कि सर इतना प्रिसाइज टाइम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, हिस्ट्री में इतने प्रिसाइज टाइम को कैसे याद रखा जा सकता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि इतने प्रिसाइज टाइम को आप याद रखिए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हिस्ट्री को बस एक ड्यूरेशन से हम लिंक करके ये समझते हैं कि अच्छा ये एक इवेंट था जो कि हुआ, जैसे प्री हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल और साथ ही साथ मॉडर्न। इनमें हम ये समझ पाएंगे कि प्री हिस्ट्री मतलब हमने इस चीज को समझा कि चलो ठीक है, इसमें कोई दो ड्यूरेशन रहा होगा, एक तो ये रहा होगा पैलियोलिथिक, प्री हिस्ट्री में हम पैलियोलिथिक की तो स्टडी करते हैं और इसमें नियोलिथिक की भी करते हैं, नियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में क्या कहते थे, जो फर्स्ट मैन था, क्लियर, जो फर्स्ट मैन था जो अर्थ पे था, वो करीब 2.5 मिलियन ईयर अगो था, है ना, मिलियन ईयर्स अगो। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं समझने वाली बात है। नियोलिथिक कौन थे, वो थे जिनके पास कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर टेक्निक आ गया था, है ना, जिनके पास एग्रीकल्चर टेक्निक आ गया था। दे स्टॉप टू वॉन्डर हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। क्लियर? एग्रीकल्चर टेक्निक इंट्रोड्यूस हो गया था। एंसेंट तो हम उन्हें बोलते हैं ना बेटा, ये तो अप्रॉक्सिमेट 10,000 BC से पहले की बात है, 10,000 BC से पहले की बात है। एंसेंट तो हम उन्हें बोलेंगे जो कि 3000
BC से इनका जो ड्यूरेशन रहेगा 476 AC आफ्टर जीसस क्राइस्ट, जहां पे लोगों के पास राइटिंग स्किल्स आ गया था, लोग लिखना है ना, लिखना पढ़ना सीख लिए थे, मतलब उस स्क्रिप्ट को स्टडी करना शुरू करने थे, राइटिंग स्किल्स इंट्रोड्यूस हो चुका था। और इतना ही नहीं, मेडिवल पीरियड में जहां पे लोगों के पास एक पर्टिकुलर, जो कि ना एंसेंट था ना मेडिवल या मॉडर्न था, जहां पे एक बीच का ड्यूरेशन था, लाइक रोमन एम्पायर्स वगैरह, जो रोमन एम्पायर्स के जो ड्यूरेशन थे, दैट वाज एक्चुअली मेडिवल। इसका ड्यूरेशन अगर हम देखें तो ऑफकोर्स 476 AC से 1492 AC तक। और इतना ही नहीं, आगे आप देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 1400, मतलब इतना ही 1492 से आगे जाकर 1789 तक चला। इसमें आप सिंपल जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह, आपने अभी इस फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी आप चूंकि 8th स्टैंडर्ड में है तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं है, फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का जो 9th का फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो वहां पे शुरू होगा, जो कि 14 जुलाई 1789 में शुरू हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि हिस्ट्री को चलो ड्यूरेशन बेसिस पे हमने इस तरह कैटेगराइज कर दिया कि चलो ठीक है, इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में रहेगा तो हम उसे एंसेंट में पढ़ेंगे, 476 1492 के बीच में रहा तो हमने मेडिवल कह दिया, और 1492 और 1789 के बीच में रहा तो मेडिवल मॉडर्न कह दिया। लेकिन आपने नोटिस किया एक पर्टिकुलर ईयर्स को हिस्ट्री में नहीं लिया गया है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अ स्पैन ऑफ टाइम, ये एक टाइम है जो कि इस इवेंट से इस पॉइंट से इस इवेंट तक चला होगा। हम इसे एक डेट से एक टाइम से लिंक करके देख रहे हैं, है ना, तो ये एक सब्जेक्ट है, मतलब चेंजेस हुए हैं। सो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट अ चेंजेस। सो सिंपली यहां से एक चीजें समझ में आती हैं कि हिस्ट्री क्या है। सो हिस्ट्री इज certainly about change, about the changes that occur over the period of time, simply ये एक टाइम के रेस्पेक्ट में हुआ होगा। और मैंने आपसे पहले कहा जो भी चीजें आपके अंदर, जो आपकी हाइट ग्रोथ कर रही है वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है। क्लियर? आज आप 8th स्टैंडर्ड में थे, जस्ट 2 साल पहले आप 5th स्टैंडर्ड में थे, सोचना पड़ेगा। तो वो 2 साल क्या है? दैट इज ऑल्सो टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में आपके स्टैंडर्ड्स बदल रहे हैं, आपके एटीट्यूड्स बदल, आपकी हाइट बदल रही, एवरीथिंग। चलो यहां तक चीजें समझने के बाद अब हम चीजों को समझते हैं मोर प्रिसाइज वे में। क्या सच में हिस्ट्री एक टाइम के लिंक पे है? तो हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स इफ यार एक्चुअल में हिस्ट्री को, जैसे कि मैंने बताया, इट इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। ये सिर्फ एक कंपैरिजन है, और इसे हम जब टाइम के रिस्पेक्ट में लिंक करके देखते हैं तो हमने इसे हिस्ट्री कह दिया। अब हिस्ट्री को एक्चुअल में हम में से कोई भी नहीं बता सकता कि भारत में चाय पीना कब शुरू हुआ था। क्या एक पर्टिकुलर डे था, कोई पर्टिकुलर ईयर था? नहीं, धीरे धीरे लोगों ने उसे टेस्ट किया, फिर हैबिचुएट हो गए कुछ लोग, फिर एक पर्टिकुलर रीजन शुरू किया, फिर पूरा भारत पीने लगा। तो वी कांट से कि ऑन विच डे एक्चुअली वी स्टार्टेड टू ड्रिंक द ट्री, टू हैव द मिल्क। सिंपल, हम में से कोई नहीं बता सकता कि हम लोगों ने मतलब एक पर्टिकुलर क्लॉथ जो है कब से मतलब पहनना शुरू किया, लाइट से धोती कब पहनना शुरू किया। वी डोंट नो। स्लोली चीजें चेंजेस होने लगी, मतलब थोड़े थोड़े बदलाव होने लगे। इस बदलाव को हम लोगों ने 2 तरीके से पढ़ना शुरू किया। एक तो था डेट वाइज, टाइम के साथ, और एक इवेंट वाइज, है ना। पिछले साल तुम ऐसे थे, इस साल हम ऐसे हैं, मतलब 2 चीज। तो हिस्ट्री को 2 तरीके से पढ़ा जाने लगा, डेट वाइज और इवेंट वाइज। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है, हिस्ट्री को एक स्पैन में पढ़ा जाता है, मतलब यहां से लेकर यहां तक में ये चेंजेस हुए होंगे। ऐसा जितने भी हिस्ट्री बैक में आप जाएंगे वो उतना ही मुश्किल होता जाएगा, उसका जो प्रिसीजन हो जाएगा वो उतना ही वीक कैलकुलेशन होने लगेंगे। क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो इन सब चीजों को रिजर्व किया कर रखा जा सके, इन सभी डेट्स को, इवेंट्स को।
ऐसा समझते हुए, जैसे मैं आपको एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे आप देखेंगे कि आपको वैरेन हेस्टिंग दिख रहे हैं, भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल, द फर्स्ट, पहले गवर्नर जनरल बोलने से अच्छा है, द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वैरेन हेस्टिंग, एंड द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने अपने ही ड्यूरेशन में, ये जो गवर्नर जनरल थे, जो ब्रिटिश वाइस राय थे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए, पॉलिटिकल चेंजेस किए, इन्होंने कुछ अचीवमेंट किया, ये सारी चेंजेस किए। लेकिन इनके बीच में दूसरे भी तो गवर्नर जनरल आए भारत में टाइम के साथ साथ। वो कब आए, उन्होंने क्या किया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजीज, लॉर्ड कैनिंग, सिमिलरली लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड इरविन, और भी बहुत सारे वाइसराय आए, ब्रिटिश वाइसराय, जो कि यहाँ के गवर्नर जनरल बने। इन लोगों ने अपने अपने ड्यूरेशन में अलग अलग चेंजेस किए। वो चेंजेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज उन लोगों ने किया, अलग अलग अचीवमेंट्स मिले। तो क्या इन्हें कैसे याद किया जाना चाहिए? ऑफ कोर्स इसे टाइम के रिस्पेक्ट में एक टाइमलाइन बनाकर ही याद किया जाना चाहिए। तभी इसी चीज को, एक इवेंट को, ये सारी चीजें एक इवेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भारतीयों के फेवर में था और नहीं था, बस एक इवेंट था जो कि टाइम के साथ हुआ, तो उसको हम टाइम के साथ लिंक करके हम उस चीज को इजीली प्रेसाइज कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं कि एक टाइम के रिस्पेक्ट में इसे पढ़ सकते हैं, एक चीजें हम बता सकते हैं कि हमने कितने बदलाव किए, दैट चेंजेस हम पढ़ सकते हैं। सो स्टडी ऑफ चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को अलग अलग हिस्टोरियंस के थ्रू हम समझते हैं कैसे। अगर मैं एक स्कॉटिश हिस्टोरियन की बात करूं, तो 1817 में जो मिल थे, मतलब जेम्स मिल, इन्होंने एक अलग ही तरीके से इंडियन हिस्ट्री को डिफाइन किया। इनका यह कहना था कि भारतीय गरीब हैं, भारतीयों के पास कोई सिविलाइज्ड स्किल्स नहीं है, दे आर नॉट सिविलाइज्ड। इन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक, जो इन्होंने अपनी बुक लिखा, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, रिटन बाय जेम्स मिल, इस बुक में इन्होंने भारत को एक अलग ही, मतलब सोशियो बेस्ड बताया कि एक्चुअली इंडियंस वर डिवाइडेड इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इनका यह कहने का था कि ब्रिटिशर्स आने से पहले हिंदू किंग हुआ करते थे, मुस्लिम्स किंग हुआ करते थे, बाद में ब्रिटिशर्स, मतलब यहां पे क्रिश्चियंस को कहा गया है, क्रिश्चियंस हुआ करते थे। मतलब इन्हें अपनी टेक्स्ट बुक में इंडियन हिस्ट्री को कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया। लेकिन बात यहां पे रुकी नहीं, इनके और भी थॉट्स थे भारतीयों को लेकर, मतलब भारतीय हिस्ट्री को लेकर, मतलब इंडियन पास्ट को लेकर। इनका यह मानना था, ये ऐसा सोचते थे कि ऑल एशियन बेटा, मतलब इंडिया क्या है? एशिया का पार्ट है ना, ऑल। इनका यह कहने का था, आप ना भूलें एक चीज को, हमने देखा है कि इनकी जो बुक थी दैट वाज अबाउट इंडिया। तो इस चीज को समझिए आप जरा। तो ही वॉज थिंकिंग दैट कि जितने भी एशियंस है ना, ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट लोअर, वो एशियन सोसाइटीज को लोअर बताते एज कंपेयर टू यूरोपियन। वो कहते थे कि ये एशियन जो है वो सिविलाइज्ड नहीं, इनके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इनका कोई पास्ट नहीं है, ये मतलब बटी हुई है सिर्फ सोसाइटी, कम्युनिटी और रिलीजियस बेसिस पे। मतलब इनके कहने का ये मतलब था कि पूरा भारत जो है, कहीं पे हिंदू किंग है, कहीं पे हिंदू डेस्पोटिज्म है, कहीं पे मुस्लिम डेस्पोटिज्म है। जैसे दिल्ली में उस टाइम मुस्लिम राजा हुआ करते थे, हिंदू महाराष्ट्र रीजन में और दूसरे रीजन में हुआ करते थे डेस्पोट्स। उनका कहना था कि रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत था, सभी को अपना अपना अधिकार था, लेकिन सब अधिकार लिमिटेड थे। और कुछ चीजें इसमें सही भी कही गई हैं, जैसे कि सती प्रथा वगैरह जो था, क्लियर, कास्ट इंटॉलरेंस था, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस थे, है ना। तो इन चीजों में चेंजेस हुए हैं, बट इनका कहना यह था कि अगर पूरी की पूरी ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर लेती है भारत में, ही सेड दैट ब्रिटिश शुड कॉन्कर, ब्रिटिश को पूरे ही भारत में आना है, मतलब ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया, सिर्फ भारतीयों की खुशी के लिए। मतलब जहां जहां पे जिन भारतीय रीजन को ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर किया है, वो भारत के भविष्य के लिए अच्छा है। इससे मतलब भारतीयों के भविष्य, भारतीय बहुत पहले अनसिविलाइज्ड थे, उनके पास कोई सिविलाइजेशन नहीं था, है ना, दे वर वेरी अनसिविलाइज्ड टाइप ऑफ। तो इनकी सिविलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए ब्रिटिश को कॉन्कर करना चाहिए। तो ये इनका अपना एक थॉट था, इन्होंने अपने तरीके से हिस्ट्री को डिफाइन किया। बट वाज इट करेक्ट? नहीं।
क्योंकि अगर ये भारतीय, अगर एशियंस कंट्री अगर इतने ही ज़्यादा सिविलाइज्ड, इतनी ज़्यादा अनसिविलाइज्ड थे, तो क्यों ब्रिटिशर्स फिर मतलब इंडिया में इन्वेट किए? क्यों 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग ही पर्पज से भारत में आई? क्यों इंडियंस के जो रॉ मटेरियल थे, जो इंडियन की तिजोरी लूटी गई और ब्रिटिशर्स को दिया गया, है ना? तो ये उनका अपना व्यू था, लेकिन एज पर इंडियन हिस्टोरियन इट वाज नॉट करेक्ट। तो इंडियन हिस्टोरियन ने इसे अपनी तरीके से ब्रीफ किया, लेकिन इंडियन हिस्टोरियन के जो ब्रीफ्स थे वो भी जस्टिफाइड नहीं थे। इन्होंने, इंडियन हिस्ट्री ने इसको एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिफाइन किया। इन्होंने ये कहा कि जो ऐसे, और ये सारे जो मेडिवल हैं और मॉडर्न है, उन्होंने इसको एसोसिएट कर दिया साइंस से, जबकि भारत में उस टाइम इतना ज़्यादा डेस्पोटिक कल्चर था, डेस्पोटिक मतलब मोनार्कियल सिस्टम थे, तो उस टाइम साइंस वगैरह नहीं थे, मतलब इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी नहीं था, फ्रैटर्निटी नहीं थे। ये जब सारी चीजें नहीं थी, तो इंडियन हिस्ट्री ने इसे क्यों, इंडियन हिस्टोरियन ने इसे क्यों इन्वॉल्व किया, ना क्यों इंडियन हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री की तरह एक्सप्लेन किया गया, या फिर ब्रिटिशर्स एंसेंट जो जिनका कोई लिंक नहीं था भारतीय हिस्ट्री के साथ, उन्होंने क्यों? तो ये हिस्ट्री भी अपने आप में जस्टिफाइड नहीं है। इन्होंने अपने में मिक्स किया लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी को, जो कि कहीं से भी नहीं है। लिबर्टी मतलब फ्री फ्रॉम ऑप्रेसिव सोसाइटी, जैसे किंग वगैरह। फ्रैटर्निटी मतलब सभी का एक ही कॉमन इंटरेस्ट, सभी लोग चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले, ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने इसका हेल्प लेके इंडियन हिस्टोरियन ने इंडियन हिस्ट्री को डिफाइन किया, बट दैट वाज आल्सो नॉट ट्रू। तो कैसे डिफाइन किया जाना चाहिए? स्टैंडर्ड 8 के इस पूरे ही टेक्स्ट बुक में, मतलब इस पूरे ही हिस्ट्री बुक में, हम स्टैंडर्ड 8 के इस पूरी हिस्ट्री बुक में इसे ही हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफाइन किया गया हिस्ट्री। मतलब कॉलोनाइजेशन को ही पढ़ना है, मतलब इंडियन हिस्ट्री को ही पढ़ना है, हमारा पास्ट। हमारा पास्ट मतलब जहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू हुई, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी आई, है ना, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में 16, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। क्या क्या उन्होंने, ये उनका ट्रेडिंग पर्पस था, बट स्लोली उन्होंने पूरे भारत को ऑक्यूपाई कर लिया, पूरे भारत को कॉन्कर कर लिया। फिर भारत में जो अलग अलग किंग्स रहते थे, चाहे वो हिंदू रूलर थे या फिर मुस्लिम रूलर थे, उन्हें डिसथ्रोन कर दिया गया। फिर अपने ही लॉज एंड ऑर्डर, अपने ही मतलब उनका पूरा कंट्रोल हो गया भारतीय इकोनॉमी पर, और इतना ही नहीं, सोसाइटी पे भी। ऐसा होते हुए जब हम नेक्स्ट देखेंगे, इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस को इंपोज कर दिए भारतीय अपने ही एक्सपेंसेस को मीट करने, चाहे फिर वो आर्मी एक्सपेंसेस है, डिफेंस एक्सपेंसेस, सिस्टम एक्सपेंसेस हैं, वो सभी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए इन लोगों ने टैक्सेस, भारतीयों पे टैक्सेस इंपोज कर दिए। और इतना ही नहीं, इन्होंने भारतीय रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया, फिर अपनी कंपनी इंग्लैंड में उससे रॉ गुड मटेरियल में, मतलब फिनिश गुड में बदलने के बाद, FG फिनिश गुड में बदलने के बाद उसे इंपोर्ट करके वापस भारतीय मार्केट में सेल किया। मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाज अ ट्रेड। ये सारी चीजें होने के बाद इसे ही हम कोलोनाइजेशन कहेंगे। लेकिन ये चीजें एक दिन में नहीं हुआ, इसे इट टेक्स टाइम। मैं पहले भारत की बात करता हूं, जब भारत में आए भी नहीं थे, जब भारत में ये सारी चीजें थी भी नहीं, मतलब जब भारत में रूलर्स हुआ करते थे। मैं उन रूलर्स की बात कर रहा हूं, हिंदू और मुस्लिम रूलर्स की बात कर रहा हूं। वो तो अब रहे नहीं, वो तो डिस्थ्रोन हो गए। पूरी की पूरा भारत जो है उस पर ब्रिटिशर्स का रूल था, और ये रूल्स बहुत सारे चेंजेस लेके आया था, जैसे पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, ये सारे चेंजेस लेके आए। ये सारे चेंजेस किसने लाए? एक कंट्री, मतलब ब्रिटिशर्स, है ना, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे लेके आया, मतलब भारत पे लेकर आए। इसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं? कोलोनाइजेशन। इसी चेंजेस को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। सो हाउ वी कैन डिफाइन कोलोनाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वी कैन से द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री in political, social and economical and cultural changes is termed as colonization. How, when and where का ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ओवर होता है।
नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।